तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWA पे SSC GD का मिनी मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन मैथ का आया था यानी 7 जनवरी को, उसी का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो एकदम जैसे मैंने किया था उसी तरह बताऊंगा, थोड़ा भी उसमें चेंज नहीं करूंगा। ना तो सोल्यूशन मैंने देखा अभी तक, जैसे मैंने किया है 20 के 20 क्वेश्चन को ऐसे ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि ये नंबर दे रखे हैं 4/9, 5/6, 7/12, 11/24, 8/11। कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग हमें बताना है। देखो मैं थोड़ा सा आराम से बताऊंगा, अगर आपको स्पीड में देखना होगा तो स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा आराम से बताने के लिए। तो ये हमारा फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली करना चाहें कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो टाइम लगेगा। तो इसका एक तरीका है, क्या करना, सब में 2-2 जीरो बढ़ा लेना, ऊपर वाले में 2-2 जीरो बढ़ा लेना। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए होता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए होता है। अब क्या करेंगे, अब 400 को 9 से अगर हम भाग देंगे, देखो दशमलव भाग नहीं देना, ऊपर ऊपर भाग देना है। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 44 बार गया। इसको भाग देंगे तो 8 छक्का 48 और 8 तिरके 24, 83 बार जा रहा है। दशमलव पूरा नहीं लग जाना है, बस हमें नॉर्मली पता करना है कितना तक जा रहा है। इसको भाग देंगे तो 12×5 60, 12×5 60, 10, 12×8 96, 58 बार जाएगा। इसको भाग देंगे तो 24 चौको 96, 24 पास 120, तो 4 बार जाएगा। फिर 24 चौको 96, 16 बचेगा तो 5 बार जाएगा, 45 बार, ठीक है। इसको भाग देंगे तो 11 से 77, 3 बचा, 11 दूना 22, लगभग 72 बार जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है, 44, ये सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है, ये 83। तो 4/9, सबसे छोटा का मतलब 4/9, सबसे बड़ा 83 मतलब 5/6। इसी का हमें जोड़ पूछा है, तो इसका एलसीएम आ गया 18, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 36 18 15, तो ये आ गया 23/18, 23/18, 23/18। इसी को क्वेश्चन में लिख दिया है कि 1 सहित 5/18, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, देखो प्रश्न बहुत कठिन नहीं, आसानी है, बस तरीका पता होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार 2 प्रकार की चावल, एक 75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले तथा दूसरा 50 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले को 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 62.4 प्रति किलोग्राम में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो हमसे सबसे पहले वो मिश्रण ज्ञात करना है जो इनको बेचने पे हमें इस यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। पहला है हमारा 75 रुपये किलो और दूसरा हमारा कितना रुपये किलो, 50 रुपया। कह रहा है कि इसको 3 और 2 के अनुपात में बेच रहा है, 3 और 2 के अनुपात में बेच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो परिणामी मिश्रण हमें यहाँ पे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो परिणामी मिश्रण हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो देख रहे हैं, इसको निकालने का एक तरीका होता है, ये 3 और 2 के अनुपात में दे रखा है ना, तो इसका एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखेंगे। तो इनके बीच का गैप कितना है, 25, इनके बीच का गैप कितना है, 25, 75 और 50 के बीच का गैप कितना है, 25, और इनको जोड़ देंगे तो आ गया 5। तो इसी का मान हमें 25 दे रखा है, इसी में हम 25 को बांट देंगे तो 1 का मान आ गया 5, 1 का मान आ गया 5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 15, और 2 का मान हो गया 10। तो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे कोई नंबर होता है तो एक नंबर से छोटा होता है, एक नंबर से बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे जो नंबर होगा इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो अगर हम यहाँ पे जो नंबर है उसमें से अगर 10 घटाएंगे तो वो नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो नंबर है उसमें अगर हम 15 जोड़ देंगे तो नंबर आ जाएगा। तो चाहे इधर से निकालिए चाहे इधर से निकालिए, तो हम इधर से निकाल लेते हैं। अगर 50 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 65, तो ये हमारा परिणामी मिश्रण निकल जाएगा। तो यह आंसर आ गया हमारा 65, ठीक है। तो हमने परिणामी मिश्रण हमारा निकाल लिया हमने 65, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह मिश्रण, जैसे हमारा मिश्रण जो है 65 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगर हम उसे 62.4 में बेचें, 62.4 में बेचें, अगर हम उसे 62.4 में बेचें तो लाभ या हानि। तो हमें तो बेचना है 65 में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 62.4 में बेचें तो लाभ या हानि। तो बस माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 6 दशमलव, यहाँ पे आ गया 2, मतलब 2.6 कम में बेच रहे हैं, कितने पे, 65 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है। मतलब ये चीज़ है 2.6 65 पे इतना कम है, गुणे 100। तो ये एक जीरो से 1 दशमलव हट गया,
ये आ गया 13 दूना 26, 13 5 65, ये आ गया 5 चौको 20, यानी 4%। यानी 4% कम में हम बेच रहे हैं, 4% की हमारी हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी 4% की हानि। ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। आगे हमारा प्रश्न यहीं पे मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, बेहद आसान है। कह रहा कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हमें यहाँ से तीनों का पहले मान निकालना होगा। तो हमें कैसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए? तो वो नंबर अपने मन से ले लेते हैं, या तो इनका एलसीएम लेंगे, तो वो नंबर 60 है। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम हमारा 60 है। अगर ए और बी इसे 12 दिन में करते हैं तो हर दिन कितना काम करते होंगे? 5 काम। अगर बी प्लस सी इसको 15 दिन में करते हैं तो 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 15 चौक को 60, यानी हर दिन 4 काम करते होंगे। इसी तरह ये आ गया 3। तो इसको हम जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे। तो ए इसको हम जोड़ेंगे, इस टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C 2A 2B 2C बराबर 5 4 9 3 12 आ गया। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन हमने ले लिया तो ये बच गया बराबर 12। तो 2 से कट गया, ये आ गया 6, 2 से कट गया आ गया 6, यानी A प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 6, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। तो टोटल काम है हमारा 60, टोटल काम है हमारा 60, टोटल काम है हमारा 60। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। तो वही हमसे पूछा है कि तीनों इसे कितने दिन में करेंगे, तो कट के आ जाएगा 10 दिन में। तो हमारा आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखो इसको, ये जो प्रश्न है हमारा, इसको भी लगाने के 2-3 तरीके हैं। किसी परीक्षा में 320 लड़के और 180 लड़कियां बैठी हैं, 40% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई, तो कितने % छात्र पास हुए? लड़के दे रखे हैं, बॉयज और गर्ल्स दे रखा है। कह रहा है कि 320 लड़के हैं और लड़कियां 180 हैं। इसके 2 तरीके हैं। कह रहा है कि 60% लड़के, कह रहा है कि 60% लड़के पास हुए और 80% लड़कियां पास हुई, 80% लड़कियां पास हुई। तो पूछा है कि कितने लोग फेल हुए। तो हम क्या करें कि सबसे पहले ये 60% लड़के पास हुए, मतलब 40% लड़के पास नहीं हुए, तो 320 का 40% निकालें। यहाँ पे 80% लड़कियां पास हुई, यानी कि 20% लड़कियां पास नहीं हुई। तो 180 का हम 20% निकालें, फिर उसको जोड़ें, फिर 320 गुणे 180 करें, तो ऐसे भी हमारा मान आ जाएगा, ऐसे भी करके हमारा मान आ जाएगा। लेकिन मैंने इसको एलिगेशन मेथड से लगा दिया। कैसे? मैं इसका अनुपात ले लेता हूँ, तो 0 से 0 कट गया, 16 और 9 आ गया, यानी 16:9 आ गया, 16:9 आ गया। यहाँ पे मैं एलिगेशन लगा दिया था। इसको मैंने जैसे किया था वो बताता हूँ, और एक जो तरीका मैंने पहले बताया वैसे भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब 16 और 9 आ गया। अब इसका एक्चुअल मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे इनके बीच का गैप कितना है। तो 16 और 20 के गैप, 16 और 80 के बीच, 60 और 80 के बीच का जो गैप है वो 20 है। तो उस 20 को 16 और 9 में बांटेंगे, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आ गया 25। तो 25 का मान हमें 20 दे रखा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 20/25, यानी कि 4/5, यानी कि 4/5। ठीक है, यानी कि 4/5। तो हम 16 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 4/5 से गुणा कर देंगे, तो और यहाँ 9 का मान निकालने के लिए यहाँ भी 4/5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 36, यानी कि 7.2 आ जाएगा। ये आ गया 7.2, ये आ गया 7.2। ऐसे यहाँ पे आप निकाल लोगे, 16 चौको 64, 8, 12.8 आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ का जो मान होता है, हमको पता है कि यहाँ जो मान होता है वो एक नंबर से छोटा होता है, एक नंबर से बड़ा होता है, यानी 80 से छोटा होगा और 60 से बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे मान निकालने होंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम 60 में 7.2 जोड़ दें तो यहाँ का मान आ जाएगा, तो 67.2 आ जाएगा, 67.2 आ जाएगा। तो परिणामी मिश्रण हो गया 67.2। तो पता है कि जो 67.2 आया है, 67.2%, ये क्या है? ये टोटल पास होने वाले लोगों का परसेंटेज है। टोटल पास होने लोग, जैसे 60% लड़के पास हुए, 80% लड़कियां पास हुई। तो मैंने एलिगेशन लगा के पता कर लिया कि टोटल कितने लोग पास हुए। तो 100 में से 67 लड़के और लड़कियां मिलाकर पास हुई, तो हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 67.2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने लोग फेल हुए। तो 8 आ गया, यहाँ से आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यानी 32.8 लोग फेल हुए। लड़कियों और लड़कियां मिलाकर 32.8 लोग फेल हुए। ये तरीका एक है, या तो आप इस तरीके से भी निकालो, 320
60% लड़के पास हुए तो 320 का 40% निकालेंगे तो कितने लोग फेल हुए वो निकल जाएगा। तो ये आ गया 4 दूना 8, 4 3 12, ये 188 लड़के फेल हुए। अब 180 का 80% लड़के पास हुए यानी कि 20% लड़के फेल हुई, तो 180 का 20% निकालेंगे तो 36 आ गया। तो 128 में हम 36 जोड़ेंगे तो 8 से 14 के 4, 3 2 5, 1 6 और ये आगे 164 लोग फेल हुए कितने पे 380 प्लस 320 प्लस 180, 320 प्लस 180, ये आ गया 500। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा तो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 32.8, यहाँ से आ गया 32.8। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, ऐसे भी आंसर आ सकता है। कभी कभी ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे देता है, ये थोड़ा सा आसान था इसलिए ये मैंने इसे बता दिया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भाई, माफ कर देना। कह रहा है कि 31,250 पर 2 वर्ष 9 महीने का कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है। तो देखो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सवाल लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और 3 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, 31,000 हम अपना सूत्र लगाएंगे, 31,250 गुणे में होता है 1 प्लस आर, यानी आर की जगह हम रख दें 8/100। ये 2 साल के लिए है। देखो 2 साल 9 महीने कह रहा है ना, 2 साल 9 महीने कह रहा है, तो 2 साल के लिए तो 8% पूरा लग जाएगा। फिर कोष्ठ में 1 प्लस 8/100 और 9 महीने का लगा देंगे, गुणे 9/12। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 31,250 गुणे ये 4 दूना 8, 25 यानी कि 27/5 यानी 27/25, 2 बार होगा 27/25, ठीक है। गुणे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 25, 2 6 12, तो 3 3 9, 3 दूना 6, तो 50 यानी कि 53/50, ये आ गया 53/50। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही इसका मान होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये देख रहे हैं कि 5 से कट रहा है, पहले तो 0 से काट देते हैं, तो 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 10 50 25, फिर 25 से 25 625 कट गया। अब 27 का मान होता है 729 गुणे 53। इसको गुणा करने के बाद जो आएगा वो 38,637 आएगा, 38,637 आएगा इसको गुणा करने के बाद, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ब्याज कितना है, तो 31,250 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। ये तो आगे हमारा मिश्र धन, इसमें से माइनस करेंगे मूलधन को तो हमारा आ जाएगा आंसर 7, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 7, यानी 7387, ये इसका आंसर है 7387, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 9,000 की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और बी के भाग का अनुपात 5:2 है। ए बी सी है, 3 लोग हैं, 9,000 राशि है जो इनके बीच में बांटी जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी का भाग का अनुपात 5:2 है, ठीक। आगे कह रहा है कि बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है, बी और सी के भाग का अनुपात 7:13 है, ठीक है, 7:13 है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ए बी सी का मान हमें निकालना होगा, ए बी सी का अनुपात हमें निकालना होगा। तो देखो 2 तरीका है, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 7 है, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे 7 है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही चीज़ कहीं पे कुछ हो कहीं पे कुछ हो, रहेगा तो एक ही ना। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो इनका मान निकल जाएगा। या तो ये तरीका है या तो फिर ये तरीका है कि 2 के आगे यहाँ पे एक स्थान खाली तो यहाँ पे 2 लिख दो, और 7 के आगे एक स्थान खाली तो यहाँ पे 7 लिख दो। अब इसका गुणा कर दो, तो 7 5 35, 7 दूना 14, 13 दूना 26, ये आ गया हमारा ए बी सी का अनुपात, ये आ गया हमारा ए बी सी का अनुपात। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 36 10 1 15 के 5, 3 2 5 1 6 1 7 75, तो इनका टोटल जोड़ आ गया 75। तो 75 का मान ही हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9,000। 75 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9,000, ठीक है। तो हमसे पूछा है सी का मान पूछा है हमसे, तो एक का मान आ जाएगा 9,000 बटे 75 गुणे सी का मान 14, बी का मान 14 पूछा है, 14 से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 25 चौक को 100, 25 से 75,
तीन तरीके 9 यानी 3 यानी 4×42 420 420 ये आ गया इसका आंसर 4×42। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 से और गुणा करना होगा, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये 1680 आएगा, 1680 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, लेकिन लगेगा ऐसे ही, यही इसका तरीका भी है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। देखो प्रश्न बेहद आसान है। प्रश्न कह रहा है कि रोहित अपनी यात्रा कार द्वारा 9 AM पर प्रारंभ करता है। रोहित जो है 9 AM पर अपनी यात्रा कार से प्रारंभ करता है। ठीक है, और स्थान P पर उसी दिन मतलब यहाँ से चलता है और यहाँ पे पहुँचता है P, यहाँ पे कोई स्थान P है, यहाँ पर 1 PM पर पहुँचता है, 1 PM पर पहुँचता है। ठीक है, यदि वह कार 60 किलोमीटर की चाल से चलाता है, कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी कार चलाता है। ठीक है, मतलब हमारी चाल का मान दे रखा है, तो कह रहा है कि यदि उसी स्थान पर 12 बजे पहुंचना हो तो उसे चाल कितना बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कितना घंटा चला। तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 4 घंटे। तो 4 घंटे चला तो हम टोटल अपनी दूरी निकाल लेते हैं। तो हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमसे निकालना है, तो चाल हमारा दे रखा है 60, हमने चला 4 घंटे, तो दूरी हमारा आ गया 240, यानी कि उस 4 घंटे में उसने टोटल 240 किलोमीटर की दूरी तय की। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है टोटल 240 किलोमीटर। कह रहा है कि अगर वो चलता है 9 बजे, लेकिन अगर उसे 12 बजे पहुँचना हो, 12 बजे, 1 बजे नहीं 12 बजे पहुँचना हो, तो उसे अपने चाल में कितनी की वृद्धि करनी होगी। तो अगर वो 9 से 12 पे जाएगा तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी 3 घंटे में ही वो पहुँच जाएगा। तो हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा दे रखा है 240 और समय हमारा दे रखा है 3 घंटे, तो हम भाग करेंगे तो आ गया 3 × 24 80 किलोमीटर पर, यानी चाल हमारा आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि उसका चाल कितना बढ़ाना चाहिए। तो पहले चाल था हमारा 60, अब हो गया 80, कितने की वृद्धि हो रही है 20 की। तो यही इसका आंसर है, 20 बढ़ाना चाहिए। आगे हमारा प्रश्न है, यही भी बताता हूँ, छोटा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। कह रहा कि एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई 100 मीटर है और उसका परिधि मतलब परिमाप, हमको पता है कि क्षेत्रफल का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, दे रखा है 300, और हमारा लंबाई 100 मीटर दे रखा है। तो इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 150, और लंबाई दे रखा है 100 मीटर, तो 100 को उधर लेके जाएंगे तो इसमें 100 माइनस कर देंगे तो हमारा चौड़ाई आ जाएगा। तो चौड़ाई आ गया हमारा 50। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। देखो बस दिमाग वाला सवाल है, बिना कलम उठाए भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा दोनों तरीके से। कह रहा कि 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है। 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है। ठीक है, कह रहा कि उसके छठे विषय में प्राप्तांक मिलने पर उसका औसत बढ़कर 75 हो जाता है, उसका औसत बढ़कर 75 हो जाता है। कह रहा कि छठवें विषय में उसको इतना नंबर मिला कि उसका औसत बढ़कर 75 हो जाता है। तो कह रहा कि छठवें विषय में उसे कुल कितना अंक मिला। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि पहले हमारा औसत था 72, अब हो गया 75, कितने की वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि छठवें ने एक ऐसा नंबर ला दिया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए औसत बढ़ गया। तो 3 की वृद्धि हो रही है ना, तो टोटल 6 लोग हैं, तो यानी हर एक को 3-3 नंबर देंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी हर एक को 3-3 नंबर देंगे, यानी 18 नंबर वो ज़्यादा लेकर आया होगा, यानी 72 से 18 नंबर ज़्यादा। तो टोटल अंक अगर हमें बताना होगा छठवें का टोटल अंक, तो 72 में 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90, आ जाएगा 90। ऐसे ही आंसर आ गया। या तो आप ऐसे निकाल लो कि 5 लोगों का औसत 72 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35, 36, टोटल नंबर आ गया 36। कह रहा कि 6 लोगों का औसत 75 हो गया, 6 लोगों का औसत 75 हो गया, तो 6 लोगों का औसत 75 हो गया, तो गुणा कर देंगे तो 6 5 30 के 0, 6 7 42, 45 आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो ऐसे भी हमारा 90 आ गया, ऐसे भी 90 आ गया। बस कुछ नहीं करना था, ध्यान देना था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यहीं पे बताता हूँ, आसान है। कह रहा है कि 15 कलमों का लागत मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का सीपी बराबर दे रखा है 20 वस्तुओं का एसपी, 20 वस्तुओं का एसपी दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। तो बस हम यहाँ से लाभ हानि बताना है, तो हम यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। तो ये सीपी है, एसपी को इधर लेके आएंगे बटे में, और 15 को उधर लेके जाएंगे तो 20/15 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 चौको 20, 5 3 15। तो सीपी का मान हमारा आ गया 4 और एसपी का मान आ गया 3।
तो हमको पता है कि जो लाभ और हानि होता है वो सीपे पे निकाला जाता है। यानी कोई वस्तु 4 की है, उसे अगर हम 3 में बेच रहे हैं तो 1 की हानि हो रही है, तो 4 पे 1 की हानि परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, आगे हमारा 25%। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यहीं पे बताता हूँ, बेहद आसान है। करा कि यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए, एक घन है, ये घन है, करा कि एक घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 6a² होता है, 6a² होता है इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें अगर हम वृद्धि कर दें तो मान लेते हैं कि ये x रहा होगा, इसका हर जो किनारा होता है, जो उसकी साइड होती है, हर साइड बराबर होती है, तो मान लेते हैं कि उसकी साइड अगर पहले 2 रही होगी, x रही होगी, तो कह रहा है उसे दोगुना कर दिया जाए, तो साइड अब कितना कर दिया जाए, 2x कर दिया जाए, दोगुना यानी 2x कर दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर पहले x रहा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x² होगा, और अगर 2x रहेगा तो एक जगह 2x रखेंगे तो 6 गुणे 4x² गुणे 4x²। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, तो 6 से 6 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, आगे 1:4, 1:4 आ गया। तो वही पूछा है कि कितने % की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम देख रहे हैं पहले 1, अब होके बढ़ के हो गया 4, तो 1 पे कितनी की वृद्धि, 3 पे, 1 पे 3 की वृद्धि, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, यानी 300 की वृद्धि, 300% की वृद्धि। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न देखो आसान है, बस प्रश्न में कुछ नहीं कहा है। प्रश्न नंबर 12 है, करा कि 18 आदमियों और 12 औरत एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। करा कि 18 मैन प्लस 12 वोमेन का एक समूह किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, करा कि एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है। 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना क्या दे रखा है प्रश्न में। कह रहा है कि एक औरत है, वो मैन है और मैन है। कह रहा है कि जो औरत है वो आदमी से दोगुना समय लेती है। आदमी से दोगुना, अगर आदमी एक समय लेता है एक, तो ये दोगुना उससे दोगुना समय लेती है। प्रश्न में कह रहा है कि औरत आदमी से दोगुना समय लेती है, तो ये समय का मान दे रखा है, यानी ये टाइम का मान दे रखा है। तो अगर ये समय का मान दे रखा है तो क्षमता का मान कितना आ जाएगा, यानी एफिशिएंसी का मान हम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि क्षमता टाइम का उल्टा होता है। तो इनकी क्षमता का मान आ गया 1:2, उल्टा हो जाता है। जो टाइम दिया है क्षमता उसका उल्टा हो जाता है, एफिशिएंसी यानी क्षमता उसका उल्टा हो जाता है। बस यही लॉजिक था और कुछ नहीं था। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं कि अगर एक औरत एक दिन में एक काम करती है तो औरत की जगह 1 से गुणा कर देंगे और मैन की जगह 2 से गुणा कर देंगे। तो 18 गुणे 2 प्लस 12 गुणे 1 गुणे 18, तो यहाँ से हमारा टोटल काम निकल जाएगा। तो 18 दूना 36 प्लस 12 यह आ जाएगा 48 गुणे 18। तो ये टोटल काम हमारा निकल गया। तो कुल काम आ गया हमारा ये इतना। ठीक है, कुल काम हमारा आ गया इतना। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 आदमी उसी काम को, यानी 8 आदमी यानी 8 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 मैन। तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 गुणे 16, अब इसी से भाग दे देंगे, 8 गुणे 16 इसको भाग दे देंगे, तो 8 छक्का 48, 2 9 18, 9 छक्का 54, आगे 54, ये इसका आंसर है 54। तो 54 इसका आंसर आएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13 दे रखा है। देखो आसान सवाल है, इसको मैं 2 तरीके से करूंगा, बता रहा हूँ। करा कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाते हुए 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमें दूरी बताना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। कह रहा है कि ये व्यक्ति है जिसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो अपने ऑफिस जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर वही इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पूछा है कि ऑफिस की दूरी, तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के। सबसे पहले मैं इसका अनुपात निकाल लूँ तो 6 7 42, 6 6 36, ये हमारा चाल का अनुपात आ गया। स्पीड का अनुपात आ गया हमारा 7:6। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो जो समय है वो चाल का उल्टा है, तो समय का अनुपात आ जाएगा 6:7, 6:7। ध्यान से देखना, 2 तरीके से बताऊंगा। 6:7 यानी पहले हमें समय लग रहा है 6 घंटे, अब लग रहा है 7 घंटे। कितने घंटे ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटे। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 2 और 5, 2 मिनट और 5 मिनट, टोटल 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं।
जो 2 और 5 मिनट है उसको हम जोड़ देंगे तो टोटल 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60। इसे 60 का मान हमें 7 दे रखा है, तो इससे कुछ तो 1 का मान आ जाएगा 7/60, 1 का मान आ जाएगा 7/7, 1 का मान आ गया 7/7। तो पहले मतलब जो ओरिजिनल समय है वो कितना लगेगा, तो ओरिजिनल समय भी 6 न लगकर 7/7 लगेगा। ओरिजिनल समय निकालेंगे तो 6 पूरे 7/7 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 7, इसको काट देंगे 6 कम 6, ये आ गया 7/10। तो जो पहले हमारा समय लगता था वो आ गया 7/10, पहले समय जो हमारा लगता था वो आ गया 7/10। अब हमें दूरी बताना है, तो हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो समय हमारा ये है और चाल हमारा ये है, तो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 42 से गुणा कर देंगे, 42 से गुणा कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 चौको 28, 29/10, ये आ गया 29.4, 29.4। ठीक है, ये एक तरीका है। मुझे लगता है कि ये समझ में नहीं आया होगा। एक तरीका और है, बता रहा हूँ। जैसे हमारा दे रखा है, पहला चाल हमारा दे रखा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल हमारा दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से कट जाए। एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो इन दोनों से कट जाए, तो वो नंबर है हमारा 42 और 36। तो 9 चौको 36, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 4, तो 7 चौको 28, 9 8 72, 2 यानी 25, यानी 252 एक ऐसा नंबर है जो 36 और 42 दोनों से कट जाए। इनका एलसीएम आ गया 252। तो अगर कोई गाड़ी इतने दूरी को 42 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है तो वो कितने घंटे में तय कर लेगी, तो वो तय करेगी 6 दिन 12 6 घंटे में। अगर वही गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इतने दूरी को तय करेगी तो वो 7 घंटे में तय करेगी, 7 घंटे में तय करेगी। पहले वो 6 घंटे में तय करती थी, अब 7 घंटे में तय करती है। यानी कितना घंटे ज़्यादा ले रही है, 1 घंटे ज़्यादा ले रही है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ज़्यादा ले रही है, 60 मिनट ज़्यादा ले रही है। और देखो प्रश्न में हमारा कह रहा है कि पहले 2 मिनट और फिर 5 मिनट, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो इसी का मान हमें दे रखा है, 60 का मान 7 दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 7/60 गुना ज़्यादा, 7/60 गुना ज़्यादा। तो हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी भी 252 नहीं होगी, ये भी 7/60 गुना ज़्यादा होगी। तो बस इसका आंसर निकाल लो। 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 चौको 28, 29/10, ये आ गया 29.4। इसको मैंने ऐसे ही किया था, दोनों तरीके से कर सकते हो। आई होप कि आपको समझा पाया हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया यार। देखो हमारा प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 14, बेहद आसान है। इसमें भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो कह रहा है कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। कह रहा है 100 छात्रों का एक कक्षा है जिसके औसत माध्य यानी 25 है, उसमें 25 माध्य आया है। कह रहा कि एक और कक्षा जिसमें 50 छात्र हैं, एक और कक्षा जिसमें 50 छात्र हैं, उसका अंकों का माध्य 70 है, उसके अंकों का माध्य यानी औसत 70 है। जिसमें 100 लोग हैं उसका औसत आ रहा है 25, जिसमें 50 लोग हैं उसका औसत आ रहा है 70। कह रहा कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का माध्य। तो यहाँ पे हम वही लगा देंगे एलिगेशन। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1:2, 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। ठीक है, तो इस बीच वाले का मान हमें बताना है। टोटल मतलब इन सब का औसत हमें निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। तो ये जो 2 और 1 दे रखा है, इसका एक्चुअल मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे इनके बीच का गैप कितना है। 25 और 70 के बीच का गैप कितना है, तो ये आ जाएगा 5, 45 का गैप है, ये 45 का गैप है। तो इस 45 को हम 2 और 1 में बांटेंगे, यानी 3 में बांटेंगे, 3 में बांटेंगे तो 2 और 1 3, तो ये 1 का मान आ जाएगा 15, 1 का मान आ गया 15। तो 2 का मान हो गया यहाँ पे 30 और 1 का मान हो गया यहाँ पे 15। तो बस हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर होता है वो इससे छोटा होगा, यानी जो बड़ा है उससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो या आप तो इस तरीके से निकाल लो, या तो 70 में से 30 माइनस कर लो, या तो 25 में 15 जोड़ दो, तो कहीं से भी निकाल लो। तो 25 में अगर 15 जोड़ेंगे तो आ गया 40। तो कुल अंकों का माध्य आ गया हमारा 40, तो यही इसका आंसर है 40। ठीक है, तो बस पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, क्वेश्चन आसान होता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15 बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 60/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में
ब्याज से 50 कम है, तो धनराशि हमें बताना है। कह रहा है कि कोई धन है, मान लेते हैं कि हम धन 100 मान लेते हैं कि कोई धन 100 है। कह रहा है इस पर 12% की दर से 5/2 वर्ष में, 5/2 वर्ष में, और कह रहा है कि इसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 60/2 वर्ष में। तो हम सबसे पहले इनका गुणा कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 6 12, ये आ गया 30। इसका गुणा करेंगे 2 5 10, ये आ गया 35। कुछ नहीं करना होता है, जो दिया है दर और समय उसका गुणा कर लेंगे, क्योंकि धनराशि तो सेम है। तो ये आ गया 30, ये आ गया 35। तो ये इससे कितना कम है, तो इससे ये 5 कम है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 5 कम नहीं है, 50 कम है, 50 कम है। तो 1 का मान आ गया हमारे यहाँ पे 10। तो हमें 100 का मान बताना है, धनराशि में बताना है, तो 100 का मान आ जाएगा 1000। 100 का मान आ जाएगा 1000। तो बस हमारा आंसर आ गया 1000, कुछ नहीं करना था। आगे हमारा प्रश्न नंबर 16 है। कुछ नहीं भाई, प्रश्न में कह रहा है कि चरण और रजत, चरण और रजत, चरण और रजत, चरण और रजत के वेतन का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो रही है, तो नया अनुपात 6:5 हो जा रहा है, नया अनुपात 6:5 हो जा रहा है। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है प्रत्येक के अनुपात में? 3000 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि। यहाँ पे 4 है, यहाँ 5, 1 की वृद्धि हो रही है। तो हम देख रहे हैं वृद्धि यहाँ पे सेम है, तो वृद्धि दो कितने की हो रही है? 1 की नहीं, 3000 की हो रही है, 3000 की हो रही है। तो इसे कितना गुना ज़्यादा? तो इसे 3000 गुना ज़्यादा, इसे 3000 गुना ज़्यादा। तो चरण का वेतन पूछा है, तो चरण का वेतन भी 5 नहीं होगा, ये भी 3000 गुना ज़्यादा 15000 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, चरण का वेतन भी 15000 होगा। आगे हमारा प्रश्न है, यहीं पे बताता हूँ। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17 है। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। कह रहा है कि यदि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 11% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या, पहले वर्ष में कितने की वृद्धि होती है? पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी 120/100 गुणे, फिर दूसरे वर्ष में 11% की कमी, यानी 100 पे 11 की कमी और 89। ठीक है, 89। ठीक है, तो बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 12 5 60, ये आ गया 600 गुणे 89। तो 9 6 54 के 4, 8 6 48, 48 5 53। तो ये आ गया आंसर 53,400, जिसमें ये होगा वही इसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत आसान था। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। 18 कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से हम भाग देते हैं तो विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। जब n को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल बचता है वो 3 बचता है। तो मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि वो नंबर रहा होगा 11। 8 में 3 जोड़ देंगे तो वो नंबर आ गया 11। 11 को अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 3 ही शेषफल बचेगा। अपने मन से मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, जिसमें 3 शेषफल बचना चाहिए। जैसे 8 3 के 24 होता है, तो उसमें 3 जोड़ के 27 मान लो। तो मैंने छोटा नंबर मान लिया 11, n का मान मैंने मान लिया 11। मान लेता हूँ कि n का मान है 11। कह रहा कि यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो n की जगह मैंने रखा है 11, तो 11 छके 66 माइनस 1 55, सॉरी 11 छके 66 माइनस 1 65 आएगा, 65 आएगा। अगर 65 को मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? तो एक शेषफल बचेगा ना, 28 64, एक शेषफल बचेगा। तो यही इसका आंसर है, एक शेषफल बचेगा। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, बेहद आसान है। कह रहा कि एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली 429, दूसरी किस्म 462 लीटर है, दूसरी किस्म 462 लीटर है। कह रहा तीसरी किस्म 588 लीटर मात्रा है, 528। एक दुकानदार के पास दूध की 3 किस्में, एक तो 429, एक 462, एक 528, 429 462 528। ठीक है, कह रहा कि समान आकार की बोतलों की वह न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध के बिना मिश्रण को भरा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इनका मौसम निकालना होगा। तो इनका मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इनके बीच का हम गैप देख लेते हैं। तो इनके बीच का गैप देखेंगे हम, तो यहाँ पे गैप आएगा हमारा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 35 आ गया। इसके बीच का गैप देखेंगे तो गैप आ गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो इनके बीच का गैप आ गया 6। अब इनके अगर
ऐसे ही हमारा पता चल जा रहा है कि HCF हमारा 33 आएगा। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो इनके बीच का एक और गैप ले लोगे तो 33, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका मुआवजा आ गया 33, HCF हो गया हमारा 33। तो अब हमसे पूछा है कि ज्ञात करें कि जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना, कह रहा है कि समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या बताना है। तो इस 33 से क्या करेंगे, इसको भी भाग देंगे, इस 33 से क्या करेंगे, इसको भी भाग देंगे, इस 33 से इसको भी भाग देंगे। तो भाग दे के देख लो, ये 13 बार जाएगा, मैंने भाग दिया था तो ये 13 39 13 39 3 42, तो ये 13 बार जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये भाग दे के देखेंगे तो ये 42 बार, ये 14 बार गया था, 14 42 14 42 4 46, ये 14 बार गया था, मैंने भाग दिया था तो वो बता रहा हूँ। और इसको भाग देंगे तो ये हमारा 16 बार गया था, 16 3 48 16 43 4 52 16। तो इसी का मान हमसे पूछा है, तो इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 4 10 3 13 और ये 43, इसका आंसर आ गया 43। तो समान आकार की बोतलों की टोटल न्यूनतम संख्या होगी 42। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो कि बेहद आसान है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये केजी पर खरीदे गए आम को 30 रुपये केजी पर बेचता है और वह 1 किग्रा की बजाय 800 ग्राम देता है। कह रहा है कोई दुकानदार है, उसने कोई चीज़ खरीदा है 20 में और उसे बेचता है 30 में, खरीदा है 20 में और उसे बेचता है 30 में, और कह रहा है कि साथ में 1 किलो की बजाय 800 ग्राम ही देता है, मतलब ग्राहक को देता है 1 किलोग्राम और कहता है कि मतलब ग्राहक को देता है, देखो ग्राहक को देता है 800 ग्राम और कहता है कि मैंने तुम्हें एक किलो दिया, मतलब 200 ग्राम की ठगी कर रहा है। ग्राहक को पता भी नहीं चल रहा है, ग्राहक को बोलता है कि मैंने तुम्हें 1000 दिया, हालांकि उसने 800 ग्राम ही दिया है। तो पूछा है कि वास्तविक लाभ, तो बस यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो पहले ही काट पीट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, यह आ गया 15, यह आ गया 8, यह आ गया 15। तो 8 पे कितने का लाभ हो रहा है, 7, 8 पे 7 का लाभ हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 700/8, 700/8, तो 864, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया, 8 में 4 87.5, ये इसका आंसर है 87.5 का प्रतिशत। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो भाई थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, माफ़ कर देना, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है।